नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित इकाई 2 बाल विकास के पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इकाई 2 के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जहां पर आप लोगों को समझ नहीं आता है वहां पर आप कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया गया है इकाई 1 बाल विकास के पहलू। किसी बालक का सर्वांगीण विकास इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उसका सामाजिकरण, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास आदि परस्पर कितना संबंधित हैं। इन्हीं ही हम बाल विकास के विभिन्न पहलुओं के नाम से जानते हैं। फर्स्ट आता है बाल विकास के सामान्य सिद्धांत। बाल विकास के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। बाल विकास के सामान्य सिद्धांत क्या है दोस्तों? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक जो है भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था गुजरता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास के सिद्धांत अनेक है। ये सिद्धांत इस प्रकार है दोस्तों। फर्स्ट है जिसमें समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत गेसेल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। और इसी सिद्धांत की पुष्टि हर्लॉक महोदय ने भी की है दोस्तों। इसी सिद्धांत का पुष्टि हर्लॉक महोदय ने भी की है। और अगला टॉपिक आता है हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता से होता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत के अंतर्गत बालक का विकास जो है सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता से होता है। उदाहरण के लिए देखा जा सकता है दोस्तों, प्रारंभ में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए सामान्य अंगों को प्रयोग में लाता है, किंतु वह उस वस्तु को पकड़ने के लिए विशिष्ट अंग का प्रयोग करता है। अगला है दोस्तों सतत विकास का सिद्धांत। अगला क्या है हमारा सतत विकास का सिद्धांत। मानव विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। सतत विकास का सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों मानव के विकास का क्रम जो है गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। उदाहरण के लिए लगभग 6 माह की आयु पर शिशु के दांत निकलने पर अनुभव होता है कि ये दांत यकायक प्रकट हुए हैं। वास्तविकता यह है कि दांतों का विकास 5 माह की भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाता है। हमें क्या लगता है दोस्तों, जैसे शुरू में बच्चे का दांत निकलना प्रारंभ होता है तो हमें लगता है कि ये दांत अचानक ही प्रकट हुए हैं, किंतु यह दांत जो है 5 माह पहले ही भ्रूणावस्था से बनना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। अगला टॉपिक है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। अगला टॉपिक है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत इसके अंतर्गत दोस्तों इसी को केंद्र परिधि की ओर विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास की दिशा का सिद्धांत को क्या कहा जाता है? परिधि की ओर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें विकास जो है सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। इसमें बालक का विकास कैसा होता है दोस्तों? सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है दोस्तों। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। बालकों के विकास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। विकास कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? बालकों के विकास का क्रम जो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। विकास कभी तीव्र तो कभी मंद होती है दोस्तों। अगला टॉपिक है निरंतर विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत है विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यद्यपि विकास की गति क्या होता है? सदैव समान नहीं रहती है। निरंतर की सिद्धांत में दोस्तों विकास सदैव जो है चलती रहती है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत इसके अनुसार जो है दोस्तों बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है।
एकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत जो बालक जो क्या करते हैं दोस्तों, संपूर्ण अंक को और फिर अंक के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को उसके बाद क्या करता है, उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। अगला टॉपिक है विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। इसके बाद आता है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर के अंगों में स्पष्ट रूप से परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कुछ सामान्य बिंदु हैं। सामान्यतः प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है 4 वर्ष के बालक का वजन जो है 38 पाउंड होता है तथा इसकी लंबाई 40 इंच होती है। बालिकाएं जो है इनसे वजन तथा लंबाई दोनों में ही थोड़ा कम होता है। जो तो बाल्यावस्था के दौरान जो है बालक तथा बालिकाओं दोनों में वजन का अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है अगला बिंदु है 6 वर्ष की आयु तक बालकों के शरीर का औसतन वजन क्या होता है, 50 पाउंड होता है तथा ऊंचाई लगभग 45 इंच के लगभग हो जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला बिंदु बालकों का शारीरिक गठन मोटा होता है। बाल्यावस्था के दौरान क्या हो जाता है, बालकों का शारीरिक गठन मोटा होता है, यानी वे एंडोमार्फिक होते हैं। शारीरिक गठन मोटा मतलब उसको एंडोमार्फिक कहलाते हैं। कुछ बालकों का शारीरिक गठन हट्टा कट्टा होता है दोस्तों। बाल्यावस्था के दौरान कुछ बालक जो है हट्टा कट्टा हो जाता है, जिसे मेसोमार्फिक गठन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बालकों का शारीरिक गठन हट्टा कट्टा होना मतलब मेसोमार्फिक गठन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अगला बिंदु है कुछ का शारीरिक गठन दुबला पतला होता है, अर्थात वे एक्टोमार्फिक गठन के होते हैं दोस्तों। कुछ बालकों का शरीर जो है इस अवस्था में दुबला पतला हो जाता है दोस्तों, वो एक्टोमार्फिक गठन के होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला बिंदु है प्रारंभिक बाल्यावस्था के समाप्त होते बालकों में कुछ स्थायी दांत उगाते हैं दोस्तों। मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था के समाप्त होते दोस्तों इस अवस्था में क्या हो जाता है, कुछ स्थायी दांत मतलब उगाते हैं, ठीक है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। इस अवस्था में शारीरिक विकास में और भी अधिक स्पष्टता आ जाती है दोस्तों। क्या होता है, फर्स्ट है इस अवस्था में बालकों की ऊंचाई में औसतन 2 से 3 इंच की वार्षिक वृद्धि हो जाती है दोस्तों। इस अवस्था में बालकों की ऊंचाई में औसतन 2 से 3 इंच की वार्षिक वृद्धि हो जाती है। अगला बिंदु है 11 वर्ष की लड़की की औसत ऊंचाई 58 इंच तथा उसी आयु के लड़के की औसत ऊंचाई 57.5 इंच होती है। मतलब इस उम्र में कम से कम लड़के का हाइट जो है थोड़ा कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है अगला बिंदु इस अवस्था में शरीर का वजन जो है 3 से 5 पाउंड तक औसतन प्रति वर्ष बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। इस अवस्था के समाप्त होते होते बालकों में 32 स्थायी दांत में से 28 स्थायी दांत निकल आते हैं और 4 स्थायी दांत किशोर अवस्था में निकलते हैं दोस्तों। 32 दांत में से 4 जो है स्थायी दांत जो है किशोर अवस्था के दौरान निकलते हैं, ठीक है। अगला बिंदु है इसके बाद आते हैं हम किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास का अध्ययन ग्रीविक ने किया। इनके अध्ययन के अनुसार जो दोस्तों फर्स्ट देखते हैं किशोरावस्था के अंतर्गत फर्स्ट बिंदु है लड़कियां 11 से 14 वर्ष की आयु में इसी आयु के लड़कों की अपेक्षा औसतन अधिक लंबी होती है दोस्तों। क्या होता है, किशोरावस्था के दौरान जो है लड़कियां जो है लड़कों से थोड़ा हाइट होता है दोस्तों, थोड़ा बड़ा होता है हाइट में, ठीक है। इसके बाद आता है अगला बिंदु लड़कियों का शारीरिक वजन 12 से 14 वर्ष की आयु में औसतन इसी आयु के लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु 16 वर्ष के बाद लड़कों का वजन औसत समान आयु लड़कियों से अधिक होता है और यह अंतर जिंदगी के बाकी वर्षों तक में भी ऐसे ही बना रहता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला बिंदु क्या है लड़कियों में यौन गुण तथा गौण यौन गुण लड़कों से 1-2 साल पहले दिखाई देने लगता है दोस्तों। किशोरावस्था के दौरान क्या होता है दोस्तों, लड़कियों में जो है यौन गुण का मतलब जो है थोड़ा से लड़कों की अपेक्षा जल्दी से ही मतलब दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है।
अगला पॉइंट है दोस्तों, बालक का क्रियात्मक विकास। बालक का क्रियात्मक विकास मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है क्रियात्मक विकास के नियम। क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करती है। फर्स्ट है, ठीक है, क्रियात्मक विकास के दूसरा नियम है, किसी भी क्रियात्मक निपुणता को तब तक नहीं सीखा जा सकता है जब तक बालक पूर्ण रूप से उसे करने के लिए परिपक्व न हो गया हो। ठीक है दोस्तों, अगला है तीसरा, क्रियात्मक विकास में एक पूर्णानुमेय पैटर्न होता है दोस्तों, मतलब पूर्व से मतलब सोचा गया पैटर्न होता है क्रियात्मक विकास में। ठीक है, अगला है चौथा, क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाना संभव है। ठीक है, क्रियात्मक विकास के लिए हम मानक तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हम पहले से सोच विचार कर मानक तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अगला है पांचवा बिंदु, क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, मतलब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मतलब एक ही काम को अलग अलग तरीके से करते हैं, इसको कहते हैं क्रियात्मक विकास में भिन्नता। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारे अगले वीडियो में आप देखने वाले हैं बाल विकास का संवेगात्मक विकास से संपूर्ण जानकारी। इसके लिए आप नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।